विंटेज हार्ट में आपका स्वागत है। सन 1863 की ग्रीष्म ऋतु में पुराने रक्त और झुलसी हुई धरती की गंध व्याप्त थी। ये एक ऐसी दुर्गंध थी जो वर्दी के कपड़े से चिपक जाती थी और आत्मा तक रिस जाती थी। एला उस यांत्रिक सटीकता के साथ चली जो केवल वर्षों की सेवा ही दे सकती थी। वह सेवा की उस रणभूमि की एक कर्तव्यपरायण छाया थी। अनगिनत बार धोए और इस्त्री किए गए उसके नीले रंग की वर्दी जो अब फीकी पड़ चुकी थी, उसकी पहचान थी और साथ ही उसकी ढाल भी। एला यूनियन उत्तरी सेना की महिला थी, उत्तर की समर्थक थी और सबसे बढ़कर एक कट्टर उन्मूलनवादी थी। फील्ड अस्पताल गेटिसबर्ग के ठीक बाहर एक पुराने खलिहान में जल्दबाजी में स्थापित किया गया था, जो एक गर्म शोरगुल वाला अग्निकुंड था। लगातार कराहने और आरी की चरमराहट की आवाजें ही उसके अस्तित्व को परिभाषित करने वाला संगीत बन गई थीं। एला अपनी हड्डियों तक थकी हुई थी, पर उसके पास रुकने के विलासिता नहीं थी। रुकने का अर्थ था आतंक के सामने झुक जाना। उसकी ताकत उसकी मांसपेशियों में नहीं बल्कि उसके दृढ़ विश्वास में थी कि बचाया गया प्रत्येक जीवन बर्बरता के विरुद्ध एक छोटी विजय है। परंतु सभी जीवन समान नहीं थे। जब से युद्ध शुरू हुआ था, एला ने अपने मन में एक शपथ ले रखी थी। वो प्रत्येक यूनियन सैनिक की सेवा मां के समान समर्पण और देवदूत जैसी कुशलता से करेगी। परंतु जहां तक विद्रोहियों अर्थात गुलामी के अन्याय को बनाए रखने वाले धूसर वस्त्रधारियों का प्रश्न था, उन्हें छूने का विचार भी उसे शारीरिक घृणा से भर देता था। वो इस दुविधा से बचने में सफल रही थी, या तो उस क्षेत्र में काम करके जहां कम कैदी आते थे, या फिर उन्हें अन्य चिकित्सकों को सौंपकर। ये एक विवेकपूर्ण दूरी थी जो उसकी राजनीतिक नैतिकता द्वारा अनिवार्य थी। उस दोपहर जुलाई का सूर्य पिघले हुए सिक्के की तरह क्षितिज पर उतर रहा था। खलिहान के आंतरिक भाग को एक अशुभ नारंगी रंग से रंग रहा था। गंभीर रूप से घायल सैनिकों को ले जाने वाली अंतिम गाड़ी लड़खड़ाती हुई पहुंची। कंबल खून से भीगे हुए थे। डॉक्टर डेविस, जिनका चेहरा कालिख और थकान से ढका था, ने आसपास के शोर को धता बताते हुए एला को निर्देश दिया। नर्स क्लार्क, 3 और पीछे, एक गंभीर है, कंधे में गोली और टेलबोन भी चकनाचूर। अत्यधिक उपचार चाहिए, वह खून बहने से मर रहा है। एला ने सिर हिलाया, पट्टियों के रोल और लाउडेनम की बोतलें उठा लीं। वह निर्दिष्ट कोने की ओर बढ़ी। पहले 2 वर्मोंट के युवा सैनिक थे, पहचान नीली वर्दी में, किंतु तीसरा व्यक्ति भिन्न था। वह एक अस्थायी खटिया पर चित लेटा था, उसका शरीर धूल और मिट्टी से ढका हुआ था। जब एला कंबल हटाने और घावों का आकलन करने के लिए पास पहुंची तो वह अवाक रह गई। कीचड़ के नीचे उसकी जैकेट का कपड़ा नीला नहीं था, वह धूसर था। धूसर, फीका, फटा हुआ और गाढ़े लाल रंग से सना हुआ। कॉलर पर उसने सुनहरे बिल्ले के अवशेष पहन रखे थे। वह केवल एक सिपाही नहीं था, वह एक कन्फेडरेट अधिकारी था। उसके रक्त में शीतलता उतर आई। खलिहान की पहले से ही स्थिर हवा सांस लेने में कठिन महसूस हुई। एला निश्चल खड़ी रही, अपने शत्रु के चेहरे को घूरते हुए। वह एक गढ़ा हुआ मजबूत चेहरा था, पर अब पीला और ठंडे पसीने से ढका हुआ था। कई दिनों की बढ़ी हुई दाढ़ी उसकी ठोड़ी की दृढ़ता को उजागर कर रही थी। वह बेहोश था, शायद मृत्यु के कगार पर। नर्स क्लार्क, क्या कोई समस्या है? डेविस ने समय बीतने की घबराहट के साथ पूछा। एला ने धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति से अपनी आंखें नहीं हटाईं। वह शपथ, वह दृढ़ विश्वास जिसने उसे स्वस्थ रखा था, अब वास्तविकता से टकरा गया था। इस व्यक्ति ने दूसरों को जंजीरों में रखने के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस व्यक्ति ने उन लोगों के विरुद्ध हथियार उठाए थे जिन्हें एला नायक मानती थी। यह विद्रोही है डॉक्टर, उसने फुसफुसाया। विद्रोही शब्द उसके होठों से ऐसे निकला मानो उसकी जबान जल रही हो। डेविस ने चिड़चिड़ापन दिखाते हुए उसे देखा। मुझे पता है एला, पर वह मर रहा है। हमारे पास अभी राजनीतिक निर्णय लेने का समय नहीं है। यह कर्तव्य है मिस क्लार्क, कर्तव्य, तुम्हारी शपथ। शपथ, हिप्पोक्रेट्स की वह शपथ जिसे उसने बोस्टन का अपना आराम जीवन त्यागने से पूर्व उत्साह से दोहराया था। यह वह शपथ थी जो उसे जाति, वर्ग या पंथ की परवाह किए बिना उपचार करने के लिए बाध्य करती थी। एला ने अपने दांत भींच लिए। उसकी घृणा सहज थी, किंतु अनुशासन उससे अधिक शक्तिशाली था। यदि वह उसे मरने देती तो क्या वह उनसे बेहतर होती? क्या वह अपने सिद्धांतों को उसे जल्लाद में बदलने देते? उसने गहरी सांस ली, धीरे से छोड़ी और स्वयं को उसके पास जाने के लिए मजबूर किया। किसी को उसे कसकर पकड़ना होगा। मैं कंधे में लगी गोली को स्थिर करने की कोशिश करूंगी।
जैसे ही उसने भारी कंबल हटाया, घाव का बड़ा आकार सामने आया। उसका दाहिना कंधा रक्त रंजित और भयानक स्थिति में था। इसके अतिरिक्त टेलबोन का घाव संभवतः तोप के गोले के धमाके या भीषण गिरने के कारण सबसे अधिक खतरनाक था, जिससे श्रोणि के टूटने की आशंका थी। जैसे ही उसके कुशल हाथों ने उसकी त्वचा के तापमान, ठंडा, सदमे का संकेत का आकलन किया, वह लड़ाई की गंदगी हटाने के लिए बाध्य हुई। क्षेत्र को साफ करने की आवश्यकता थी। उसने सावधानी से वर्दी के कपड़े को काटा, जिससे उस व्यक्ति की दृढ़ मांसपेशियां सामने आईं। एला ने उसकी छाती के पार एक नक्काशीदार चमड़े का बेल्ट देखा। उसने अचानक हरकत से उसे खोल दिया। उसकी निजी संपत्ति को छूने पर उसे पल भर की नाराजगी महसूस हुई। उसकी गर्दन और छाती से कीचड़ पोंछते हुए एला ने एक छोटी चांदी की चेन देखी और उसकी बाई उंगली पर एक सादी अंगूठी थी, एक अंतरंग विवरण जिसे युद्ध मिटा नहीं सका था। निर्दयी सफाई शुरू करने से ठीक पहले उसने अंगूठी के भीतर कॉर्नर उकेरा हुआ पढ़ा। एला ने स्वयं को केवल घाव पर केंद्रित किया। गोली कंधे में गहराई तक धंसी हुई थी। गहरे संज्ञाहरण यानी डीप एनेस्थीसिया के बिना उसे निकालना लगभग असंभव था और लाउडेनम की कमी थी। उसने अपने सिर को झुकाया, घाव की रूपरेखा को बेहतर ढंग से देखने के लिए एक छोटी तेल की बत्ती को पास ले आई। उस क्षण उसका चेहरा उसके चेहरे के इतना करीब था कि वो रक्त के नीचे शेष धुएं और जंगल की हल्की गंध सूंघ सकती थी। बेहोश होने के बावजूद कॉनर एक शानदार कदकाठी का आदमी था। पसीने से उसके माथे पर चिपके गहरे भूरे बाल घने थे और हालांकि दर्द और बेहोशी के कारण उसका चेहरा शिथिल था, उसके होठों के चारों ओर पीड़ा की रेखाएं अंकित थीं। ये शांति से न सो पाने वाले व्यक्ति का चेहरा था। एला सिहर उठी। यह डर से नहीं, बल्कि उस अप्रत्याशित घनिष्ठता से था जो वे दोनों उस निर्णायक क्षण में साझा कर रहे थे। वह अपने शत्रु को निर्वस्त्र कर रही थी, उसके देह के उस पवित्र भाग को छू रही थी। मैं जानती हूं तुम मेरे शत्रु हो कॉनर, उसने फुसफुसाया, ये जानते हुए भी कि वह सुन नहीं सकता। और मैं जानती हूं कि तुम इस देश में सब कुछ गलत होने का प्रतिनिधित्व करते हो, परंतु मेरे हाथ प्रतिशोध के साधन नहीं हैं, ये उपचार के साधन हैं। एला ने अगले 2 घंटे पूरी तरह से उस पर केंद्रित होकर बिताए। उसने कंधे को साफ किया, कपड़े के टुकड़े और गंदगी हटाई। टेलबोन का घाव अधिक जटिल था, जिसके लिए दबाव वाली पट्टी और पूर्ण आराम की आवश्यकता थी। एला ने खलिहान में घूम रही मृत्यु का विरोध करते हुए गंभीर एकाग्रता के साथ काम किया। जब वह समाप्त हुई तो पुआल की खटिया साफ हो गई थी, पट्टियां बांध दी गई थीं और उसका शरीर भले ही चोटिल था, गहराई से दूर लग रहा था। एला ने अपनी पीठ के दर्द को सहते हुए एक आह भरी। उसने एक कन्फेडरेट अधिकारी को बचाया था। जीत का स्वाद कड़वा और जटिल था। अगले कुछ दिन निरंतर काम के कोहरे में बीत गए। एला ने कई रोगियों की देखभाल दूसरों को सौंप दी थी, किंतु कॉनर की नर्सिंग उसने अपने पास रखी। ये एक ऐसा रहस्य था जिसकी उसने सख्ती से रक्षा की और एक आत्म लगाया हुआ प्रायश्चित था। उसे लगा कि यदि उसने व्यक्तिगत रूप से उसकी सेवा नहीं की तो उसका विवेक उसे पाखंडी होने का आरोप लगाएगा। उसका ठीक होना धीमा पर स्थिर था। एला ने उसे चम्मच से पतला सूप पिलाया, पट्टियां बदलीं और उसे पानी दिया। उसने कभी उसका नाम नहीं लिया, बल्कि केवल अधिकारी कहा। चौथे दिन की सुबह जब एला उसके सूखे होठों को कपड़े से गीला कर रही थी, वह जाग गया। ये नाटकीय जागरण नहीं था, बल्कि दर्द के पाताल से धीरे धीरे ऊपर आना था। गहरी अथाह हरी आंखें धीरे से खुलीं। पहले कोई पहचान नहीं, केवल भ्रम था। वह थोड़ा हिला, एक धीमी कराह निकली और फिर दर्द में स्थिर हो गया। एला ने एक अप्रत्याशित धड़कन के साथ उसे घूरना शुरू किया। यह पहली बार था जब उसने उसे देखा था। हिले बिना लेटे रहिए, एला ने आदेश दिया। उसकी आवाज दृढ़, प्रोफेशनल और ठंडी थी। यदि आप हिलेंगे तो आपके कंधे का घाव खुल जाएगा। कॉनर को उसकी बात समझने में कुछ क्षण लगे। उसकी हरी आंखें खलिहान की छत पर गईं, फिर उसे घेरे हुए नीली वर्दी पर और अंत में एला पर वापस आ गईं। उसकी दृष्टि पैनी और खोजी थी। ये कहाँ है? उसकी आवाज कर्कश और खुरदरी थी। यह एक यूनियन अस्पताल है, एला ने बिना अपना स्वर नरम किए जवाब दिया। उसने दूरी बनाए रखते हुए पानी से भला एक कप उसके पास की छोटी मेज पर रख दिया। कॉनर ने आंखें बंद कर लीं, उसकी ठोड़ी की मांसपेशियां कठोर हो गईं। वह उस आदमी जैसा था जो एक ऐसे दुस्वप्न में जाग गया हो जिसे वह पहले से जानता था। उसने कड़वी व्यंग्यता के साथ दोहराया, उत्तरी अस्पताल, तो आप अवश्य ही। नर्स क्लार्क हूं, उसने बिना अपना नाम बताए बात पूरी की। एक तनावपूर्ण शांति छा गई, जिसे केवल अन्य मनुष्यों की कराहों और सहायकों की गतिविधि ने तोड़ा।
कॉनर ने उसे घूरना जारी रखा, उसकी कठोर मुद्रा, उसकी ठंडी नीली आंखों का अध्ययन किया। आप उत्तर की निवासी हैं मिस क्लार्क, उसने कहा, और मैं आपके फील्ड अस्पताल में हूँ। क्या यह दया का कार्य है? एला ने एक मुश्किल से दिखाई देने वाले तिरस्कार के साथ अपने कंधे उचकाए। यह दर्द का कार्य है कैप्टन। आप यहाँ जीवित इसलिए हैं क्योंकि मेरे पेशे की शपथ मेरी उस राय से अधिक शक्तिशाली है जो मैं आपके ध्येय के बारे में रखती हूँ। उसके ध्येय यानी गुलामी के लिए लड़ाई एक सटीक खंजर था। कॉनर का चेहरा सिकुड़ गया। एला को नहीं पता था कि उसने विद्रोही पक्ष के लिए लड़ने का विकल्प क्यों चुना था। हो सकता है कि वो एक जमींदार रहा हो या उसने बस अपने राज्य का अनुसरण किया हो, लेकिन कारण जो भी हो, अपराध सामूहिक था। मुझे पता है, कॉनर ने अपना चेहरा फेरते हुए फुसफुसाया। वो शर्मिंदा लग रहा था। अब मैं आपके टेलबोन के घाव को साफ करने जा रही हूं। कृपया धीरे से करवट लें, एला ने एक चिकित्सक की भूमिका में लौटते हुए निर्देश दिया। कैप्टन कॉनर ओमैली, उसने अचानक कहा, लगभग अस्पष्ट स्वर में। एला रुक गई। आपने क्या कहा? मेरा नाम? मैं कॉनर ओमैली हूं। उसने सिर हिलाया, मरहम एकत्र किया। मुझे पता है, मेरा नाम जानती हैं, और फिर भी, जैसा कि मैंने पहले कहा कैप्टन, ये कर्तव्य है, व्यक्तिगत भावना नहीं। उसने झूठ बोला। बेशक ये व्यक्तिगत भावना थी। हर बार जब उसने उसे छुआ तो उसने अपनी उंगलियों के नीचे विरोधाभास को धड़कते हुए महसूस किया। सच्चाई ये थी कि पिछले 72 घंटों में वो उसके घायल शरीर की हर रेखा, जीवन के उसके उथले श्वास के हर संकेत से परिचित हो गई थी। एला खटिया के पास चली गई। कॉनर ने उसे एक ऐसी तीव्रता से देखा जिसने उसकी ठंडी बाहरी उपस्थिति पर संदेह पैदा किया। मैं जानता हूं कि आप मुझ पर या मेरे जैसे किसी पर भरोसा नहीं करती हैं, कॉनर ने अपनी दृष्टि उस पर केंद्रित रखते हुए कहा। लेकिन अगर आप मुझ पर दर्द थोपने वाली हैं तो कृपया विश्वास करें, मेरे पास पहले से ही मेरे दिल में काफी युद्ध है ताकि मेरे शरीर में और जोड़ा जा सके। उसने उसे देखा। उसने उसकी आंखों में दिखाई देने वाली उदासी की गहराई पर ध्यान दिया। ये अहंकार नहीं था, बल्कि एक प्रकार की नैतिक थकावट थी जिसे वो पहचानती थी। ये युद्ध की थकान नहीं थी, ये अपराध बोध की थकान थी। एला ने एक सिहरन के साथ सोचा, ये खतरनाक है, ये उसे बहुत अधिक मानवीय बना रहा है। मैं इसे जल्द से जल्द खत्म कर दूंगी कैप्टन, उसने वादा किया। पहली बार उसकी आवाज में नरमी थी। एला ने अत्यंत सावधानी के साथ नाजुक क्षेत्र को साफ करना शुरू कर दिया। चिकित्सक उद्देश्यों के लिए भी उसे छूना एक अंतरंग अनुभव था। उसकी उंगलियां छूने पर उसकी त्वचा गर्म थी। उसकी हलचलें सटीक थीं, फिर भी उसे दर्द देने के डर ने उसे धीमा कर दिया। कॉनर ने अपने होंठ काट लिए, लेकिन चिल्लाया नहीं। जब शराब ने घाव को छुआ तो उसने केवल एक धीमी सिस की आवाज निकाली। एला ने क्षणभर के लिए अपनी आंखें उठाईं। उनकी आंखें मिलीं। इस दूरी पर, इस मजबूर चुप्पी में, शत्रु और मनुष्य के बीच की रेखा खतरनाक रूप से धुंधली हो गई थी। एला ने अपने गालों पर गर्मी महसूस की, जो खलिहान की उमस से भिन्न थी। उसने पल भर के लिए सोचा कि उस टकटकी के पीछे क्या था, पछतावा, डर, या केवल बचने की कोशिश कर रहे एक सैनिक की धूर्तता। एला ने बाद वाले विचार पर टिके रहने का फैसला किया। उसे शत्रु बनाए रखना ही खलिहान के अंधेरे में पनप रहे अजीब आकर्षण के खिलाफ उसका एकमात्र बचाव था। हो गया। एला ने कीटाणुनाशक की बोतल को एक सूखी खड़खड़ाहट के साथ बंद कर दिया। जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक हिले बिना लेटे रहिए। वो मुड़ी और अपने औजार इकट्ठे किए। उसे उसकी उपस्थिति से दूर भागने की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई। नर्स क्लार्क, कॉनर ने उसे रोकने के लिए एक भारी स्वर में बुलाया। धन्यवाद। वो नहीं मुड़ी। वो उसकी आंखों में ईमानदारी नहीं देखना चाहती थी। वो उस व्यक्ति की मानवता के आगे नहीं झुकना चाहती थी जो परिभाषा के अनुसार अमानवीयता के लिए लड़ रहा था। अपना धन्यवाद अपने पास रखिए कैप्टन ओमैली। एला ने पलटकर देखे बिना खलिहान से तेजी से निकल गई। बस ठीक हो जाइए। मेरे पास लड़ने के लिए एक युद्ध है और आप एक बाधा हैं जिसे मुझे युद्ध के मैदान में लौटने से पार करना होगा। सच्चाई ये थी कि जब उसने उसे देखा तो एला अब उसे केवल एक बाधा के रूप में नहीं देखती थी। उसने एक आदमी को देखा, एक शत्रु को जिसे उसके अपने दिल ने सभी तर्क और विश्वास के विरुद्ध बचाने का फैसला किया था। और उस फील्ड अस्पताल में युद्ध के आतंक के बीच सबसे खतरनाक चिंगारी जल उठी थी।
दो आत्माओं के बीच एक असंभव प्रेम की चिंगारी। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति को ठीक करने की उसकी शपथ उसे एक नए युद्ध में मजबूर कर दिया था, जिसे मौन में लड़ा जाना था। एला और कॉनर का युद्ध अभी शुरू हुआ था। 10वें दिन तक खलिहान में तनाव अब एक कोहरा नहीं था, बल्कि एक रस्सी थी जो उन दोनों को बांधे हुए थी। कॉनर बिना सहारे के चलने में सक्षम था। उसका चेहरा, जो बुखार और रक्तस्राव से पीला पड़ गया था, अब वर्जीनिया के सूरज का रंग वापस पा रहा था। वो वही धूसर कपड़े पहने था जिसे एला ने धोकर सिल दिया था, किंतु उसे उसने एक ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ पहना था जो मार्च करने की तैयारी कर रहा था। एला ने कोने से उसे देखा, पट्टियों को व्यवस्थित करते हुए जिनकी अब आवश्यकता नहीं थी। वो इस पल के आने की उपेक्षा नहीं कर सकती थी। वो चला जाएगा। उसका कर्तव्य उसे जाने देना था और उसका विश्वास उसकी हार कामना करना था। परंतु उसका हृदय एक गद्दार बन गया था। कॉनर धीरे धीरे हल्का सा लंगड़ाता हुआ पास आया और उसके सामने एक प्रोफेशनल दूरी पर रुका, वो दूरी जो इच्छा से अभी अनगिनत बार कम हो गई थी। नर्स क्लार्क, उसने कहा। उसकी आवाज भारी थी, जिसमें से सारी सहजता छीन ली गई थी। ये घाव भरने के लिए नहीं, बल्कि विदा लेने वाले व्यक्ति की आवाज थी। एला ने ऊपर देखा, उस शीतलता को बनाए रखने की कोशिश की जो उसका कवच थी। कैप्टन ओमैली, मैं आपके ठीक होने से प्रसन्न हूं। ये आपकी सेना के लिए अच्छी खबर होगी। उसके लहजे में छिपी व्यंग्य से वो परेशान नहीं हुआ। वो जानता था कि वो उसे यूनियन के लिए बर्बाद हुए संसाधन एक बहाल शत्रु के रूप में देखती है। मैं अपनी सेना के बारे में बात करने नहीं आया हूं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उनके बीच की हवा में कंपन हुआ। मैं उस बारे में बात करने आया हूं जो यहां हुआ। एला ने पट्टियों को मेज पर गिरा दिया। यहां कुछ नहीं हुआ है कैप्टन। मैंने अपना काम किया। मैंने एक जीवन बचाया। हिपोक्रेट्स की शपथ रंग या ध्येय में भेद नहीं करती, परंतु आप भेद करती हैं एला। कॉनर ने पहली बार उसका प्रथम नाम इस्तेमाल किया जब से उसका बुखार उतरा था। उस नाम की गूंज उसे एक नरम घूंसे की तरह लगी, जिसने औपचारिकता के उस कवच को तोड़ दिया जो उसे बचाए हुए था। आप मुझसे घृणा करती थीं। आप अभी भी मुझसे घृणा करती होंगी, क्योंकि मैं ये रंग पहनता हूं। और फिर भी आपने मुझे बचाया। क्यों? एला ने अपने गालों पर गर्मी महसूस की। वो सच्चाई से इनकार करना चाहती थी, लेकिन सच्चाई उन नींदहीन रातों में, प्रलाप के कगार पर फुसफुसाए गए शब्दों में और उनके बीच तैरती घनी चुप्पी में लिखी गई थी। मैंने आपकी मानवता देखी कॉनर, एला ने एक मुश्किल से टूटी फुसफुसाहट में स्वीकार किया। कुछ ऐसा जो वर्दी में फिट नहीं होता था। मैंने आपकी आंखों में अपराध बोध देखा। कॉनर ने आंखें बंद कर लीं, सिर हिलाया। उसका चेहरा गहरे संकट से सिकुड़ गया, जिसे एला अब समझना शुरू कर रही थी। अपराध बोध, आह, मैं इसे अपनी दूसरी त्वचा की तरह पहनता हूँ। आप मुझसे घृणा करने में गलत नहीं हैं एला। आप स्वतंत्रता के लिए लड़ रही हैं। मैं जड़त्व से इस देश में सबसे घृणित गलती के लिए लड़ रहा हूँ। मैं कोई बागान मालिक नहीं हूँ। मेरे परिवार के पास दास नहीं है। फिर भी मैं उस ध्येय का अधिकारी हूँ जो उनका बचाव करता है, और वो कलंक कभी मेरी आत्मा से नहीं हटेगा। वो थोड़ा उसकी ओर झुक गया। उसकी हेजल आंखें किसी ऐसी चीज की गुहार लगा रही थीं जिसे एला नाम नहीं दे सकती थी। हर रात अपने पैरों में दर्द महसूस करते हुए मैंने युद्ध के मैदान के बारे में नहीं, बल्कि उन पुरुषों और महिलाओं की आंखों के बारे में सोचा जिन्हें सब कुछ नकारा गया है। मैंने आपकी नाराजगी, आपके न्याय के बारे में सोचा, और मैंने खुद से पूछा कि मैं इतना अंधा कैसे हो गया। एला का विश्वास मोम की तरह नरम हो गया। अपनी पिछली कठोरता खो चुका था। युद्ध की बाधाओं में एक दरार आ गई थी। वो दास्ता का समर्थक नहीं था। वो एक बंदी व्यक्ति था जो किसी और की तरह ही पीड़ित था, भले ही अलग जंजीरों से। तो वापस मत जाइए, एला ने कहा। उसके दिल में ये मांग निहित विश्वासघात के गुरुत्वाकर्षण को संसाधित करने से पहले ही शब्द निकल गए। कॉनर सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और खतरा चमक रहा था। तुम क्या कह रही हो? वापस मत जाइए, एला ने दोहराया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी धूसर जैकेट के कॉलर को पकड़ लिया। यह स्पर्श बिजली जैसा था और निषिद्ध था। आपने कहा कि ये आपका ध्येय नहीं है। आप जिससे रक्षा कर रहे हैं उससे नफरत करते हैं। जाइए, रेगिस्तान कर जाइए। कॉनर ने उसकी कलाई पकड़ ली और एक विवश कोमलता के साथ उनके हाथों को अलग किया। एला, क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? यह मृत्युदंड है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। अगर यूनियन ने मुझे पाया, वे तुम्हें नहीं ढूंढेंगे। उसने हताशा से कांपते हुए हस्तक्षेप किया।
यह खेत छिपा हुआ है। इसका स्वामित्व उन्मूलनवादी परिवार के पास है। उन्होंने वर्षों से भगोड़ों की मदद की है। तुम उत्तर में गायब हो सकते हो। एक सुरक्षित रास्ता है, एक गुप्त मार्ग। उसने उसे घूर कर देखा, और क्षण भर के लिए कॉनर की सैनिक शपथ का भार एला के दिल पर आ गया। उसने उन हजारों मोर्चों का वजन महसूस किया जो अभी भी उस पर निर्भर थे। मैंने एक शपथ ली है, उसने फुसफुसाया। भले ही मैं ध्येय में विश्वास नहीं करता, मेरे पास साथी हैं, ऐसे लोग जो मुझ पर भरोसा करते हैं। अब उन्हें त्यागना अपमान है। अपमान? एला ने एक कर्कश बिटर आवाज में हंसा। कॉनर, इस वध को लंबा खींचने में क्या सम्मान है? लाखों लोगों की पीड़ा के लिए लड़ने में क्या सम्मान है? सच्चा सम्मान अन्याय में भाग लेने से इनकार करना है। यदि आप वापस जाते हैं, यदि आप धूसर रंग के साथ कतार में खड़े होते हैं, तो आप अपने दोस्तों को नहीं बचा रहे हैं, आप उन्हें और अपनी आत्मा को निंदित कर रहे हैं। एला ने अपने दोनों हाथ उसकी छाती पर रखे। ऊनी कपड़े के नीचे उसके दिल की धड़कन मजबूत और अनियमित महसूस की। अगर आप रहने का चुनाव करते हैं, रेगिस्तान का चुनाव करते हैं, तो आप सिर्फ अपनी जान नहीं बचा रहे हैं, आप अपने उस हिस्से को बचा रहे हैं जो जीने लायक है। वो हिस्सा जिसे मैंने देखा, जिसे आपके दिल ने स्वीकार किया। एला की आंखों में आंसू आ गए, महीनों के दमन और विश्वास का सैलाब। वह अपने लिए नहीं रोई, बल्कि इस संभावना के लिए रोई कि वो नैतिक मृत्यु के बजाय उस वास्तविक जीवन को चुन सकता है जो वह उसे पेश कर रही थी। मैं आपसे यूनियन में शामिल होने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे शांति चुनने के लिए कह रही हूँ। एक भविष्य चुनिए। और एला अपने शब्द पूरे नहीं कर पाई, उसकी सांस अटक गई थी। भविष्य वह था, भविष्य वह असंभव प्रेम था जो खलिहान की छाया में जल रहा था। कॉनर ने अपने हाथ फिसलकर एला के गालों को घेर लिया। उसके अंगूठे के पोरों ने आंसू पोंछे। उसका स्पर्श अब सतर्क नहीं था, बल्कि साझा निराशा से भरा था। अगर मैं रुक गया, अगर मैंने वह सब कुछ छोड़ना चुना जिसे मैं जानता हूं, क्या तुम मेरे साथ आओगी? कॉनर ने लगभग अनसुना स्वर में पूछा। एला ने तुरंत सिर हिलाया, बिना किसी हिचकिचाहट के। उसके सारे विश्वास, उसकी सारी शपथ उस क्षण की शक्ति के सामने झुक गई थी। कहीं भी कॉनर, युद्ध से दूर, मोर्चों से दूर, जहां हम यूनियन नर्स एला या कैप्टन कॉनर ओ मैली नहीं हैं, बस एला और कॉनर। राहत और आतंक की एक आह उसके होठों से निकली। तब ऐसा ही होगा, कॉनर ने कहा। उसने उसकी जैकेट के कपड़े को छोड़ा और एक अचानक निर्णायक शक्ति के साथ उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने शरीर से खींच लिया। यह अलविदा या पछतावे का चुंबन नहीं था, बल्कि एक प्रतिज्ञा को सील करने वाला था। इसमें विश्वासघात और आशा का स्वाद था। सूखी घास और बारूद की महक एक अनिश्चित भविष्य के लिए एक शांत प्रण के साथ घुल मिल गई। जब वे अलग हुए तो एला ने अपना माथा उसकी छाती पर टिका दिया। उसके दिल की धड़कन सुनी। वह अब शत्रु के दिल की तरह नहीं धड़क रहा था, बल्कि उसके साथी के दिल की तरह धड़क रहा था। हमें आज रात निकलना होगा, एला ने फुसफुसाया, वह योजना जिसे उसने दिनों से अपने मन में आकार दिया था। कॉनर ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा ढका और पहली बार उसने दिल से मुस्कुराया, भले ही वह उदासी से भरी मुस्कान थी। युद्ध ने हमसे सब कुछ छीन लिया एला, सिवाय एक चीज के। इसने हमें राख से कुछ नया बनाने का मौका दिया। एक असंभव प्रेम जो एक फील्ड अस्पताल में जन्मा। और उस प्यार के लिए मैं अमेरिका का सबसे वांछित आदमी बनने को तैयार हूँ। तुम्हारे लिए मैं एक भगोड़ा बनने को तैयार हूँ। एला ने आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि एक दिल की जीत ने पूरी सेना को हरा दिया है। कैप्टन ओ मैली, वह शत्रु जिसे उसे हराना था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। उत्तरी सेना की शक्ति के आगे नहीं, बल्कि प्रेम की अपरिहार्य शक्ति के आगे। एला और कॉनर का युद्ध समाप्त हो गया था। उनके संयुक्त जीवन के लिए संघर्ष अब शुरू हो रहा था। बाहर वर्जीनिया की रात गहरा रही थी, और उसके साथ दूर की तोपों की आवाजें उन्हें उस कीमत की याद दिला रही थीं जो वे अपने असंभव फिर भी अटूट प्रेम के लिए चुकाने वाले थे। वर्जीनिया की उस सर्द रात को 3 साल बीत चुके थे। 3 साल पहले कैप्टन कॉनर ओ मैली ने अपने रक्त से सने कंधे के बिल्ले उतार दिए थे और एक भगोड़े का लबादा ओढ़ लिया था। 3 साल पहले नर्स एला प्रेस्कॉट ने अपने ध्येय की सुरक्षा के बजाय अपने शत्रु के साथ निर्वासन का चुनाव किया था। तोपों की गूंज दूरी से नहीं, बल्कि उस शांति से शांत हो गई थी जिसे उन्होंने अंततः अपने हाथों से बनाया था। अब वे क्लोरोफॉर्म और बारूद की गंध से हजारों मील दूर थे, रॉकी पर्वत की कठोर पर सुंदर विशालता में।
वहां की हवा इतनी साफ थी कि ऐसा लगता था जैसे वह अतीत के सभी अपराध बोध को धो देगी। उनका घर कोलोराडो में एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी थी, जहां रात के अंधेरे को तोड़ने वाली एकमात्र रोशनी अलाव की थी। एला अब फील्ड अस्पताल के सादे परिधान में नहीं थी, बल्कि साधारण ऊन और चमड़े के कपड़ों में थी। उसके बाल, जो कभी कसकर पिन किए जाते थे, अब उसके कंधों पर चोटियों में लटकते थे। वह खिड़की पर खड़ी थी, पहाड़ों की चोटियों पर पड़ी ताजी बर्फ की शीट को देख रही थी। नीचे लकड़ी के शेड के पास कॉर्नर था। उसकी घनी दाढ़ी थी और उसका शरीर अभी भी मजबूत था, पर अब वह एक सैनिक की कठोरता से नहीं चलता था। जिन हाथों ने कभी भयावह सटीकता से कृपाण चलाया था, वे अब कुल्हाड़ी चलाते थे, निर्माण करते थे, विनाश करने के बजाय लकड़ी काटते थे। उन्होंने अपने नाम बदल लिए थे। वे अब मिस्टर एंड मिसेस मिलर थे। विश्वासघात की एक कीमत थी, और वह कीमत उनकी पहचान का नुकसान थी। एला ने आह भरी और भागने के पहले कुछ महीनों को याद किया। अंधेरे तहखानों में छिपी रातें, पहचाने जाने का निरंतर डर, केंटकी के माध्यम से गुप्त मार्ग और पश्चिम की लंबी थकाऊ ट्रेन यात्रा। हर अचानक आवाज, हर अजनबी की लंबी टकटकी उन्हें याद दिलाती थी कि उनका प्रेम विलंघन से पैदा हुआ था और सजा की छाया हमेशा पास थी। लेकिन कॉनर वर्दी और हत्या के कर्तव्य से मुक्त होकर वह आदमी बन गया था जिसे वह हमेशा जानती थी कि वह बन सकता है। उसने कठोर श्रम और एला के अटूट धैर्य में मुक्ति पाई थी। एला ने उसे ऊपर देखते हुए देखा। दूरी अधिक थी, फिर भी उनकी आंखें मिलीं। उसके चेहरे पर अब निराशा या कड़वाहट के निशान नहीं थे जो उसे कभी खा गए थे। केवल शांति थी और अथाह कृतज्ञता। उसने कुल्हाड़ी नीचे रखी और पहाड़ी पर चढ़कर झोंपड़ी की ओर आना शुरू कर दिया। बर्फ पर उसके जूतों की आवाज ही वो ताल थी जिसने उनके दिनों को चिन्हित किया। अंदर आकर कॉनर ने बरामदे की चटाई पर पहाड़ की पाला छोड़ी। उसकी आंखें एला पर टिकी थीं, जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई। क्या तुम ठीक हो प्रियतमे? कॉनर ने पूछा, उस स्नेह का उपयोग करते हुए जो उनकी एकमात्र अनुमत विलासिता बन गया था। एला ने सिर हिलाया, उसके पास गई और उसके चमड़े की जैकेट पर बाहर की ठंडक महसूस की। उसने अभी भी उसकी बगल में बने निशान को सहलाया, यूनियन के गोले की याद जिसने उसे उस कैनवस तंबू में उसकी सेवा करने के लिए मजबूर किया था। मैं उस रास्ते के बारे में सोच रही थी जो हमने तय किया है। यह एक क्रूर और दूर का सपना लगता है। कॉनर ने उसका हाथ लिया और उसे चूमा, उन धरती के हाथों की कठोरता महसूस की जो अब उन्हें परिभाषित करती थी। यह वास्तविक था एला, दर्द जितना वास्तविक, और उस रात हमने जो चुनाव किया उतना ही वास्तविक। अगर हमने युद्ध के नरक का अनुभव नहीं किया होता तो हम कभी नहीं जान पाते कि प्रेम ही एकमात्र ध्येय है जिसके लिए रेगिस्तान करना लायक है। वे शायद ही कभी युद्ध या अपने पिछले जीवन के बारे में बात करते थे। कॉनर की कन्फेडरेट सेना ढह गई थी, एला की यूनियन सेना जीत गई थी, लेकिन उनके लिए एकमात्र जीत मायने रखती थी, वो थी जिसे उन्होंने उस अस्थायी फील्ड अस्पताल में एक साथ जीता था। कभी कभी उदासी छा जाती थी। कॉनर को दक्षिण कैरोलिना में अपनी माँ का चेहरा याद आता था, और वह नहीं जानता था कि वह अभी भी जीवित है या क्या वह उसे एक गद्दार मानती है। एला को बोस्टन में अपने परिवार की निराशा याद आती थी, जो यह नहीं समझ पाए थे कि उसने यूनियन सैनिकों की सेवा के लिए अपना कर्तव्य और अपना उपनाम क्यों त्याग दिया। लेकिन उन्होंने अपने साझा निर्वासन में एक दूसरे को सांत्वना देना सीख लिया था। उन्होंने अपना मूल परिवार खो दिया था एक नया परिवार बनाने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि एक दिन हम एला और कॉनर के रूप में स्वतंत्र रूप से लौट पाएंगे? उसने पूछा, एक पल के लिए संदेह के साथ। कॉनर ने एक पूर्ण अनियंत्रित मुस्कान दी। हम पहले से ही वापस आ चुके हैं मेरी प्रियतमे। दुनिया हमें मिस्टर और मिसेस मिलर के नाम से जान सकती है, लेकिन इस झोपड़ी में जहां कोई हमें नहीं सुनता, हम दो दिल हैं जिन्होंने घृणा से अधिक जीवन को चुना, और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता और उनके भविष्य का अंतिम प्रमाण अगली वसंत ऋतु में आया। एक दोपहर जब बर्फ पिघल गई थी और पहली हरी कलियां परिदृश्य पर दाग बना रही थीं, एला लकड़ी के पालने पर झुकी हुई थी जिसे कॉनर ने सर्दियों के दौरान धैर्यपूर्वक उकेरा था। उसमें एक बच्ची सो रही थी जिसकी नीली आंखें थीं और घने बालों का गुच्छा था, जिसे उन्होंने होप नाम दिया था। एला ने मुड़कर कॉनर को दरवाजे पर आंसू भरी आंखों से खड़ा देखा। उसने खुद को कभी मां के रूप में नहीं सोचा था। उसका जीवन ध्येय और घायलों के उपचार के लिए समर्पित था। कॉनर, चोटिल सम्मान का आदमी, ने कभी नहीं सोचा था कि युद्ध के मैदान से परे उसकी कोई विरासत होगी, लेकिन वह वहां थी,
होप, युद्ध के कीचड़ और राख से जन्मा एक चमत्कार। वह न तो उत्तरी थी न दक्षिणी, वह बस उनकी थी। कॉनर पालने के पास आया और अपनी उंगली बढ़ाकर अपनी बेटी के छोटे से हाथ को धीरे से छुआ। योद्धा, भगोड़ा, अमेरिका का सबसे वांछित आदमी अब सिर्फ एक पिता था। एला ने उस दृश्य को देखा और एक निश्चितता से भर गई। उनका प्रेम केवल फील्ड अस्पताल में बचाव की कहानी नहीं थी, वह मोचन का एक महाकाव्य था। उन्होंने बारूद के बीच एक फुसफुसाहट वाली शपथ के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था और जीवन ने उन्हें 100 गुना वापस कर दिया था। जब लोग गृह युद्ध के बारे में सोचते हैं, एला ने कहा, उसकी आवाज एक सहलाहट जितनी कोमल थी। वे गेटिसबर्ग या रिचमंड के बारे में सोचते हैं, वे राष्ट्रपतियों और जनरलों के बारे में सोचते हैं। कॉनर ने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेटीं और उसे अपनी छाती से खींच लिया, और सूखी घास और बारूद की पुरानी गंध अब देवदार और जली हुई लकड़ी की खुशबू से बदल गई थी। और सूखी घास और बारूद की पुरानी गंध अब देवदार और जली हुई लकड़ी की खुशबू से बदल गई थी। हम उसके माथे को चूमते हुए फुसफुसाया, हम हमेशा वर्जीनिया के उस कैनवस तंबू को याद रखेंगे, घायल आदमी और उस बहादुर नर्स को जिसने न केवल मेरे शरीर बल्कि मेरी आत्मा को भी ठीक करने की हिम्मत की। हमारा युद्ध तब समाप्त हुआ जब हमने जीवन को चुनने का फैसला किया, और हमारी प्रेम की रणभूमि मेरी प्रिय एला वही एकमात्र स्थान है जहां हमें विजय मिली। वे अपनी बेटी को एक साथ देखते, वह भविष्य जिसे उन्होंने खोने से इनकार कर दिया था। बाहर डूबता सूरज मेसों को गर्म सुनहरे रंग में रंग रहा था। वे अब एला प्रेस्कॉट या कैप्टन कॉनर ओमैली नहीं थे, वह एक परिवार थे जो असंभव के बीच गढ़ा गया था, और एक शांत प्रमाण थे कि प्रेम, भले ही सबसे असंभव प्रेम हो, एक राष्ट्र के घावों को ठीक करने वाली एकमात्र सच्ची सच्चाई है। पट्टियों और मौत के खतरे के बीच जन्मा उनका असंभव प्रेम आखिरकार शांति पा चुका था। लड़ाई खत्म हो गई थी, वे जीत गए थे। विंटेज हार्ट देखने के लिए धन्यवाद। अतीत की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।